हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क और एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे वो हम लोग जानेंगे 11, 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन को। और अगर आप किसी इनमें से कोई क्वेश्चन को डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प दे रखे हैं इसकी हेल्प से आप पहुँच सकते हैं। अगर आपको ये टाइम के बगल में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सके वहाँ से भी डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर विजिट कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्या क्या चीज़ में पूछी गई, क्या क्या हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रखा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है किस पर, सैटेलाइट पर, जो कि कहाँ मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, इसको हमको बताना है किस तरीके से उस पर ग्रेविटी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। और साथ ही साथ जस्टिफाई करना है योर आंसर, किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक फिगर ड्रॉ करना होगा जिससे ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ सके। लेट सपोज ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है और इसके अराउंड यानी कि लेट सपोज यहाँ कर लेते हैं, इसके अराउंड इस तरीके से क्या है, सैटेलाइट क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। इसको मान लीजिए इस सर्कल में गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये क्या है, सैटेलाइट है। अब इसमें किस तरीके से इसके ग्रेविटी परफॉर्म करेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा किस तरफ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर के लगती है। तो यानी ये जो अर्थ है इसके सेंटर की तरफ हमेशा इस पर क्या लग रही है, ग्रेविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ग्रेविटी इस पर हमेशा सेंटर की तरफ परफॉर्म हो रही है और साथ ही साथ जो इस पर वेलोसिटी लग रही है, यानी कि इस पे सैटेलाइट पे, इस पे जो सैटेलाइट पे वेलोसिटी लग रही है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। हमेशा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब अगर ये सैटेलाइट यहाँ पर है तो भी ये हमेशा सेंटर में इस तरफ जाएगा, इस तरफ इसकी वेलोसिटी ऐसे लगती रहेगी, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पर आता है तो इसकी वेलोसिटी, ग्रेविटी इधर लगती रहेगी और वेलोसिटी इस तरफ लगती रहेगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इस पर वेलोसिटी हमेशा इस पर परफॉर्म होती रहेगी। और ऐसे ही ऐसे हमेशा क्या रहेगा, इसी फॉर्मेट में घूमता रहेगा और हमेशा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ये किस तरफ रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इस तरीके से इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी ये डायरेक्शन बन रहा है एक तरीके से, ये जो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है और साथ ही साथ जो आपकी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है एफ एस कॉस 90, एफ एस कॉस 90 इसका हो जाता है, ठीक है। यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, यानी कि फोर्स क्या किस तरफ लग रहा है और किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कौन सा इसमें एंगल परफॉर्म कर रहा है। तो जो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होती है, 0। यानी कि अगर आप इस पर क्या निकालना है कि वर्क डन निकालें कि एफ एस निकालें, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकालना है कि एफ एस कॉस थीटा निकालना है। थीटा यानी कि जो उसकी थीटा जो एंगल होता है, थीटा डिग्री जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री परफॉर्म कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है वो हमें नहीं पता है। तो हमें सिर्फ क्या पता है कि एफ एस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। और 90 की वैल्यू जब 0 है तो अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल भी जाती है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0, ठीक है। इसमें वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा 0 होता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, इसको आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। यानी कि फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म, यानी कि एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है और फिर भी क्या वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। तो ऐसा बिल्कुल, यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे दोनों मिक्स ना हो आपके सामने। इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं यस, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका सबसे पहला आंसर तो क्या है, यस है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या कारण है इसको भी आप जान लीजिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मूव कर रहा है, यानी कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है पर वो फिर भी मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट आपको अगर नहीं याद हो तो मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी किसी एक पॉइंट से लेकर के किसी दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है और उस डिस्टेंस में
जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और साथ ही साथ अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है तो ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर वापस आ जा रहा है तो वो डिस्टेंस कहलाएगा, और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है अगर वापस आता है तो। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि वो उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं कि वापस आ रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, वो लगातार जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, पर उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। यस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिंपल सा कारण है जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या फिर कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि 3 नाम में से जो नाम आपको पसंद है वो नाम आप इसको दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्री फॉल कह सकते हैं, इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। या फिर कह सकते हैं कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो लगातार मोशन में ही रहना चाहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहती। वैसे ही सेम यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में रहना चाह रहा है, उसमें कोई भी चेंज वो नहीं चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया, यस हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो गया, इसका मोशन, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन कह लीजिए, या आप कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप आसानी से उसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर इज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। यानी कि एक पर्सन है अपने सर पर कुछ भी बोझ रखा हुआ है, लेट सपोज सूटकेस रखा हुआ है। जिससे आप ट्रेन पर जाते हैं तो वहाँ ट्रेनों पर स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर कूली होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने सर पर कुछ ना कुछ सूटकेस लिए रहते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये कोई पर्सन है और यहाँ पर ऐसे खड़ा है और अपने सर पर कुछ भी सूटकेस रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये जो पर्सन है ये टायर्ड हो जाता है, इसमें आगे दे रखा है ये टायर्ड हो जाता है, फिर 30 मिनट्स के बाद वो क्या करता है, रख देता है उसको वापस। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने क्या कोई वर्क किया कि नहीं किया, और जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर अपना जस्टिफाई भी करना है साथ ही साथ। तो देखिए ये जो पर्सन है ये क्या है, सिंपली खड़ा है एक जगह, अपने सर पर बोझ रखा हुआ है या फिर कोई भी सूटकेस रखा हुआ है, और फिर इसके बाद वो थक जाता है। 30 मिनट्स के बाद वो क्या कर देता है, अपना जो सामान है वो वहाँ पर रख देता है। तो अब इसमें क्या बात आती है कि कोई भी वर्क किया कि नहीं किया। वर्क तभी काउंट होगा जब उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू, सिंपल से हम लोग फॉर्मूला अपना लगा ले कि W इज इक्वल टू क्या है, FS लगा लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही या फिर F इंटू एस ही कर लीजिए। ठीक है, कॉस थीटा आ जाता है क्योंकि एंगल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो वर्क हमको निकालना है, फोर्स उस पर क्या लग रहा है हमको नहीं पता है, पर डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता चल सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमको इस तरीके से पता चल सकता है क्योंकि ये बंदा कहीं तो चला है नहीं, जहाँ है वहीं पे खड़ा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो F इंटू क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी कि वर्क भी इसका क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, नो, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, वो बस थका है, वो एनर्जी लॉस किया है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ है फिजिक्स के लॉस के थ्रू। ठीक है, ये बात हो गई। इस तरीके से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो आपके स्क्रीन पर जो दे रखा है डिस्क्रिप्टिव वे में उस वैसे लिख करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बातें दे रखी है और क्या क्या चीज़ में पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 1500 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, और इसमें पूछा गया है कि 10 आवर्स में कितना कंज्यूम कर लेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ये हमको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो गिवन चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, मैं आपको उससे पहले भी बता चुका हूं, अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप गिवन चीज़ों को लिख देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपको सॉल्व नहीं, उसमें सोल्यूशन नहीं पता किस तरीके से करना है, अगर आप गिवन चीज़ों को लिख देते हैं तो आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। जो भी उसमें जितने भी मार्क्स आपको मिलने, अगर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपके हाफ मार्क्स या फिर इस तरीके से जो मतलब 1/4 आपके जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं इस पे गिवन क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो उसको लिख लेते हैं। इसमें सबसे देखिए पावर कितना दे रखा है, 1500 वॉट। अब ये 1500 वॉट है, इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग, कैसे कर लेंगे, 1.5 किलो वॉट। ठीक है, 1500 किलो वॉट।
अगर पॉइंट हटा देंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि 15 किलोवाट लिख दें तो वो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कितना टाइम दे रखा है, टाइम यानी कि 10 आवर्स। अभी जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना है, 10 आवर्स का टाइम है कि 10 आवर्स में कितना कंज्यूम कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो उसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई पेचीदी बातें नहीं है, ठीक है। हमको पूछा क्या है, कितनी इसमें एनर्जी लग रही, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम, कितना पावर लग रहा है और कितना टाइम। ये सिंपल हमको क्या कर देना, इंटू कर देना है। पावर आपके सामने है जो कि 1.5 कितना है हमारा किलो वॉट, इंटू टाइम कितना है हमारा दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है। इसको अगर आप इंटू करते हैं, अगर सिंपल लिखना चाहें 1.5 इंटू 10 लिख लीजिए, 1.5 इंटू 10 लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 हो जाएगा। इसमें इंटू हो रहा है, देखिए इसमें इंटू हो रहा है तो एक वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 15 हो गया। इसको अब यूनिट के साथ लिखना होगा, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं। यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कितना हो गया, 15 किलोवाट आवर इतना लग रहा है। अब इसको चाहें तो आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर आपका होता है। 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर, तो सिंपल इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 15 यूनिट्स, यानी कि 15 यूनिट्स आपकी जो बिजली है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये डेफिनेटली है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे कि कितने यूनिट्स बिजली कंज्यूम कर रहा है एक घर में, इतना बल्ब लगे हुए, इतनी ये सारी चीज़ें हैं, तो कितनी बिजली कंज्यूम होती है ये आप बताइए। फिर इसके बाद आप ये यूनिट निकाल लिए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, यानी कि इतने मतलब इतनी बिजली कंज्यूम होने के बाद आप ये बताइए कि टोटल कॉस्ट कितने आ रहा है मंथली। तो उसमें भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 10 रुपीज़ का है, 15 रुपीज़ का है, या 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 10 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, या 5 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से आप इसमें आगे निकाल सकते हैं कि 5 रुपीज़ है तो 5 से इंटू कर लीजिए, 10 है तो 10 से इंटू कर लीजिए। आगे निकाल करके आप उसको रुपीज़ में, डॉलर में, जिसमें भी आप चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अमाउंट अगर बताना है कि कितना अमाउंट आ रहा है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के आगे के स्टेप बढ़ जाता है ये रुपीज़ वाला, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कितना उसमें खर्च आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, जो सारी चीज़ें निकल रही हैं। ये तो सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट अगर आपको हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए पर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप कमेंट, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करिएगा। एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करने से वो स्पैम में चला जाता है, तो उसमें जितने भी सारे एक जैसे कमेंट रहते हैं वो मेरे सामने नहीं आते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं, तो उनको रीड करना नामुमकिन हो जाता है। तो आप एक ही कमेंट करिए, एक यूज़र एक कमेंट करेगा तो वो मुझे दिखाई देगा, मैं रीड करूँगा, आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो पर आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।